न्यूज तक अब नए अंदाज में। अगर कोविशील्ड के 2 डोज लिए हैं तो कोविशील्ड का बूस्टर से आपको कम फायदा होगा। कोवैक्सीन लिए हैं तो कोवैक्सीन का बूस्टर से कम फायदा होगा। मिक्स एंड मैच इज द बेस्ट। तो एक बहुत ही होशियार टीवी रिपोर्टर, उसने मुझसे कहा था 3 हफ्ते पहले, क्या नाम था, श्रेया जी ने मुझसे कहा था कि वैक्सीन 2 तरह से चलती है। ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन ओमिक्रॉन डॉन नहीं है। ओमिक्रॉन भारत का विजय होगा। तो लोग कहे अगर उसको रोक नहीं सकते तो कैसा जीतेंगे। मैं तो कह रहा था ओमिक्रॉन, ऐसा कहना नहीं चाहिए, ओमिक्रॉन अफ्रीका का वैक्सीन और भारत का बूस्टर हो जाएगा। ओमिक्रॉन की वजह से भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। मेरी 2 शर्तें हैं। द्रौपदी का हाथ तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन आपको वो तीर चलाना होगा। ऐसे में कुछ शर्तें डाल सकता था, मैं कुछ शर्तें नहीं डाल रहा। कोई उम्मीद ही नहीं है गवर्नमेंट से। ओमिक्रॉन की वजह से केसेस आ सकते हैं, केसेस ज्यादा भी आ सकते हैं। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में क्या हमें डरने की जरूरत है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि गोडसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है? अगर डरने की जरूरत होती तो भी मैं नहीं करता डरो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है इसलिए कहूंगा सच बोलने में क्या हर्ज है। डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन की वजह से भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। इससे इंटरव्यू चालू कर देते हैं। देखो, मुझे एक अच्छा मौका मिला था। अगर मौका परिस्थिति की बात करें तो मैंने कहा था डेल्टा की तीसरी वेव नहीं आएगी। मतलब मैंने ऐसा डेल्टा नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था तीसरी लहर नहीं आएगी। अब 18 के नीचे के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बूस्टर ऑफर नहीं किया है। मैं कह सकता था मेरी 2 शर्तें हैं। द्रौपदी का हाथ तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन आपको वो तीर चलाना होगा। ऐसे में कुछ शर्तें डाल सकता था, मैं कुछ शर्तें नहीं डाल रहा। कोई उम्मीद ही नहीं है गवर्नमेंट से। तीसरी ओमिक्रॉन की लहर नहीं आएगी क्योंकि हमारा अभी हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से केसेस आ सकते हैं, केसेस ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन लहर इस स्वरूप में नहीं आएगा। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे क्योंकि ओमिक्रॉन मामूली तो नहीं कहूंगा उसे, लेकिन तुच्छ है। मतलब उसका सीवियरिटी कम है। ब्रिटेन में जब ने देखा था कि कोरोना की लहर की शुरुआत जब हुई थी, दूसरी लहर के समय की बात बता रहे हैं, तो उसके 2-3 महीने बाद भारत में भी उसका रिफ्लेक्शन देखा गया था और हमने देखा कि दूसरी लहर में क्या हुआ। तो क्या फिर भी ब्रिटेन की जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ केसेस आ रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी हमें डरने की जरूरत नहीं है? सिर्फ इसलिए ये मान लेना क्योंकि हमारे जो तमाम लोग थे, बड़ी एक आबादी को डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए थे और इसलिए वो बचे हुए हैं। ब्रिटेन में तो केसेस दूसरी लहर के बाद लगातार आ ही रहे। जब उन्होंने खोल के रखा था तब ब्रिटेन में केसेस आ ही रहे। अभी कोई गिनता भी नहीं है वहां केसेस। आप किसी भी यूके डॉक्टर के साथ बात करो, अभी कोई केसेस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ब्रिटेन में तो लगातार केसेस आते ही रहते थे। वो टाइम इंडिया में क्या हो रहा था, डेल्टा की जो लहर आने वाली थी सितंबर में, जब 5 लाख केसेस आने वाली थी और 5,000 लोग मरने वाले थे रोज, उसका क्या हुआ? सितंबर में आने वाली थी, अक्टूबर में आने वाली थी, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना हो गया। अभी क्या हुआ उसका? वो नेचुरल इम्यूनिटी ने भारत को बचा दिया। अभी ओमिक्रॉन अगर नेचुरल इम्यूनिटी को भी चकमा देता है तो तकलीफ है, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी और टीके दोनों को चकमा दे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ओमिक्रॉन के खिलाफ भी हमारा प्रोटेक्शन रहेगा। लहर इस स्वरूप में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेंगे। और अभी भारत को सिर्फ एक करना है, डरना नहीं है। बूस्टर लगाया, मैंने मेरा पोजीशन पूरा चेंज क्यों कर दिया है बोल रहा हूँ। बूस्टर अगर जितना जल्दी मिल सके ले लो, अगर नहीं मिलता है तो नींद मत खो बैठो। आपका सीरियस डिसीज से फिर भी प्रोटेक्शन है। 18 के नीचे के लोगों का वैक्सीनेशन चालू करो। ओमिक्रॉन की लहर वैसे ही नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि WHO तो डरा ही रहा है ओमिक्रॉन को लेकर। कल WHO ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम सभी को ये लग रहा है कि ये खतरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन ऐसे में आगे वाले समय में अस्पतालों का बोझ पड़ सकता है। और दूसरे, आज हमारे दर्शक इसलिए भी ये सोच रहे होंगे कि शायद ओमिक्रॉन खतरनाक है क्योंकि आज ना तो आपने शोले का कोई डायलॉग मारा और ना ही आज
डॉन का कोई डायलॉग मारा, तो हो सकता है कि आज आपके चेहरे पे थोड़ी सी जो एक सीरियसनेस दिखाई दे रही है कोरोना को लेकर, तो इसलिए अब शायद हो सकता है कि लोग थोड़ा और डरे। नो, मैं सीरियसनेस की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन ओमिक्रॉन डॉन नहीं है। ओमिक्रॉन भारत का विजय होगा। तो लोग कहे अगर उसको रोक नहीं सकते तो कैसा जीतेंगे। मैं तो कह रहा था ओमिक्रॉन, ऐसा कहना नहीं चाहिए, ओमिक्रॉन अफ्रीका का वैक्सीन और भारत का बूस्टर हो जाएगा इतने जल्दी से। अगर ये डेल्टा से ज्यादा संसर्गजन्य है 6 गुना, तो इसे हम रोक नहीं सकते। अभी भारत के वैक्सीन वालों ने भी एक स्टेटमेंट किया कल, जरा विवादास्पद, कि वैक्सीन शायद नहीं चलेंगे। हाँ, तो एक बहुत ही होशियार टीवी रिपोर्टर, उसने मुझसे कहा था 3 हफ्ते पहले, क्या नाम था, श्रेया जी ने मुझसे कहा था कि वैक्सीन 2 तरह से चलती है। ओके, एक मामूली डिसीज के खिलाफ और दूसरी सीरियस डिसीज के खिलाफ। ओके, तो अगर लोगों को ओमिक्रॉन होने लगा 2 टीके लेने के बावजूद, तो 100 लोगों ने टीके लिए हैं और 70 लोगों को हो गया, इसका मतलब वैक्सीन मामूली डिसीज के लिए सिर्फ 30% प्रभावी है ओमिक्रॉन के खिलाफ। ओके, लेकिन वैक्सीन सीरियस डिसीज के खिलाफ कितनी प्रभावी है ये कब पता चलेगा, जब वो लोगों को सीरियस डिसीज हो जाएगा, राइट। अभी ओमिक्रॉन में सीरियस डिसीज होता ही नहीं है ज्यादा। तो ओमिक्रॉन जब आए, पहले इतना सीरियस डिसीज हो, फिर वैक्सीनेटेड लोगों का स्टडी किया जाए, तब पता चलेगा कि अगर सीरियस डिसीज के खिलाफ वैक्सीनेशन लोगों का प्रभाव कम होता है क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ। मेरा कहना ये है और यही सही रहेगा। और वो जो 2,11,000 पेशेंट की स्टडी है साउथ अफ्रीका की, वो भी यही दिखाती है। मामूली डिसीज के खिलाफ 30% है फाइजर, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ 70% है। डेल्टा के हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ फाइजर 90% था, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट 70% है। तो आप बोलेंगे 90% से 70% हो गया, 20% की घटौती, ये वो पूरा हम लोग डांस करेंगे, लेकिन वो वैसे ही कम सीरियस है। तो अगर वैसे ही कम सीरियस वाले को रोकने में अगर 90 से 70 भी होता है तो ठीक है। सवाल यह है कि जो लोग दूसरी लहर में जिन लोगों को कोरोना हुआ, वो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिन लोगों को काफी ज्यादा सीरियस इलनेस हो गई थी, जिससे कि 22-23 साल के लड़के या 24-25 साल की लड़कियां भी, सब यंग जनरेशन थी, वो भी शामिल थी, जो कि हॉस्पिटल में गई लेकिन किसी तरीके से बचकर आ गई, और अब वो कोविड कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है, चाहे वो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हों, कोमॉर्बिडिटीज के लोग हों, या फिर कोई यंग जनरेशन हो। तो क्या ऐसे लोगों को अगर दोबारा री इन्फेक्शन कोरोना का होता है, और चाहे वो ओमिक्रॉन का ही क्यों ना हो, तो क्या ये लोग डेंजर में नहीं है? क्योंकि एक बड़ी आबादी को तो कोरोना हो चुका है दूसरी लहर में, और इस बड़ी आबादी में भी एक 50% लोग होंगे जो कि कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से इस वक्त जूझ रहे हैं। तो क्या इन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा कोरोना का ये री इन्फेक्शन? ये अगर जो कॉम्प्लिकेशन से लोग 50% नहीं है, बहुत आंकड़ा कम है। और जो लोग भी है वो उम्मीद ना हारे। ये जो क्रॉनिक फटीग या लॉन्ग कोविड, ये जो सब है, मेरे सब पेशेंट्स में ठीक हो रहा है। मेरे सारे पेशेंट्स पूरे के पूरे ठीक हो रहे हैं। तो अगर आपको कोविड हुआ था और आप लॉन्ग कोविड से जूझ रहे, तो आपके साथ मुस्कुरा के बात करो। ये जैसा वायरस का क्रॉनिक फटीग होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसे लेकिन समय, अगर ऐसे ही लोगों को अगर री इन्फेक्शन हुआ तब? लेकिन ऐसे काफी जो लोग हैं उन्होंने टीके भी लिए हैं, और तो उनको री इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। अगर री इन्फेक्शन हुआ तो भी सीरियस री इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। तो और अगर ओमिक्रॉन फैलना होता तो अब तक फैल चुका होता। जैसे साउथ अफ्रीका और यूके में केसेस आ रहे हैं, जैसे आपको क्या लगता है ओमिक्रॉन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए राह देखेगा या उसके पहले ही आएगा? वो भारत में पहले ही आ चुका है, हम ऐसे पहले ही जूझ चुके हैं उससे, और वो भारत में नहीं फैल रहा है क्योंकि भारत की नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी अब इस दहलीज पे अब पहुंची है कि उसे पार करके वहां जाना उसे मुश्किल हो रहा है। और ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी कम्पीट करना है, और उसे भारतीय लोगों की जो जुगाड़ होता है ना कि कुछ भी करके कुछ तो चलो निकल जाएंगे, तो उससे उसे मुकाबला करना है। ठीक है, अब मैं आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछती हूँ
कि क्या जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं, लगभग 70 केसेस अब तक मिल चुके हैं, ब्रिटेन में इस तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस मिल रहे हैं, फ्रांस में हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हो, क्या इसे देखते हुए क्या जिन राज्यों में कोविड के ओमिक्रॉन के केसेस मिल चुके हैं, क्या वहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? और या फिर, क्योंकि आपका आंसर तो वैसे पहले दे चुके हैं, लेकिन क्या फिर भी तीसरी लहर आने वाली है जनवरी और फरवरी में? तीसरी लहर नहीं आएगी। जो लोग कहेंगे तीसरी लहर आएगी, उनको सिर्फ ये नन्हा और तुच्छ सवाल करना, आपने डेल्टा की तीसरी लहर सितंबर में आएगी उसके बारे में क्या अनुमान किया था? वो उसका आंसर देने के बाद वो खुद शर्मिंदा होकर पतली गली से निकल जाएंगे। तीसरी लहर नहीं आएगी। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं आप, देखो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। सिर्फ जिनको लक्षण है उन लोगों का टेस्टिंग करो, केसेस गिनना बंद करो। सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे लक्षण वाले लोगों के, उनमें से हाई रिस्क लोगों को मोनोक्लोनल या पैक्सलोविड दे दो, सब खोल दो, चालू कर दो। बूस्टर के लिए बाबूगिरी मत करो, उसका रिकॉर्ड रखने का अभी कुछ जरूरत नहीं है। पूरे देश को 2 हफ्ते में बचा सकते हैं। दिल्ली में अगर कोविशील्ड के 2 डोज लिए हैं तो कोविशील्ड का बूस्टर से आपको कम फायदा होगा। कोवैक्सीन लिए है तो कोवैक्सीन का बूस्टर से कम फायदा होगा। मिक्स एंड मैच इज द बेस्ट। पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने देखा है। तो 2 गेट रखो। गेट ए फॉर जिन्होंने 2 डोज लिए हैं कोविशील्ड के, गेट बी जिन्होंने 2 डोज लिए कोवैक्सीन के। कोविशील्ड वाले गेट से जो आएगा उसको कोवैक्सीन दे दो, कोवैक्सीन वाले गेट से आएगा उसे कोविशील्ड दे दो। और ये तब तक चालू रखो कि जब तक आपके आदमी खत्म नहीं होते। डोसेस तो काफी है, ये करो। 3 हफ्ते में पूरा पॉपुलेशन बूस्ट हो जाएगा। दिल्ली में एक भी केसेस नहीं है। ओमिक्रॉन तो छोड़ो, क्रॉन में कुछ नहीं आएगा। तो आपने, मुझे लगता है, तमाम दर्शकों को ये बता दिया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन जरूर लें और कोरोना से डरना बंद कर दीजिए, लेकिन कोरोना के खिलाफ जितने भी तमाम तरह के जो उपाय हैं वो करना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपको फेस मास्क जरूर पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।